नई शुरुआत। दिसंबर के कुछ दिन उसी तरह बीत चुके थे जैसे पिछले 2 महीने बीते थे। उदास, बेरौनक। बाहर रहो तो घर जाकर अकेले बैठने का मन करता था। घर के भीतर रहो तो वहाँ होने वाली बातें और भी ज़्यादा डराने लगती थीं। पापा मम्मी तो समझाते ही थे, उनके अलावा बुआ भी आई हुई थी। उनके पास गिनी चुनी एक ही बात रहती थी, क्या गुंजन, नौकरी चली गई तो क्या? लड़कियों का तो ब्याह हो जाए, बस आदमी कमाता रहे, जीवन चलता रहता है। ऐसा नहीं होता है बुआ, पढ़ाई लिखाई नौकरी सबके लिए उतनी ही ज़रूरी है, चाहे लड़का हो या लड़की। कहने को तो मैं कह जाती थी, लेकिन पता था इनको ये सब समझ आएगा नहीं। मैं खुद ही टॉपिक बदलकर बचने की कोशिश करने लगती थी। घर में किसी की ओर से भी वो जवाब नहीं आता था जो मुझे सुनना था। कोई ये क्यों नहीं कहता था कि फिर से लग जाएगी नौकरी, कोशिश करती रहो। सबके पास एक ही बात, क्या हुआ जो चली गई? क्या यही बात भैया की नौकरी जाने पर कही जा सकती थी? भैया की याद आते ही मन और ख़राब हो गया। बजाय इसके कि मुझे बेंगलुरु बुलाकर वहाँ नौकरी की उम्मीद बंधाए, अपने किसी परिचित की डिटेल मम्मी पापा के पास भेज रहे हैं मेरे रिश्ते के लिए। मम्मी तो फ़ोटो देखकर ही उसको अपना दामाद मान चुकी थी। जैसे उस दिन अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहने भी लगी, विनय से आमने सामने मिल लेना, आ रहा है लखनऊ। कौन विनय? कौन आ रहा है लखनऊ? अच्छा, वो लड़का जिसके बारे में भैया ने आप लोगों को बताया था। मम्मी, अभी मुझे किसी से नहीं मिलना। मैंने लैपटॉप अपने चेहरे के आगे रख लिया। मम्मी उसको बंद करते हुए बोली, एक बार मिलने से शादी तय नहीं हो जाएगी, ज़्यादा मत ऐठा करो। मुझे पता था ये मिलना कोई सामान्य मिलना तो होगा नहीं, दुनिया भर का ड्रामा खेला जाएगा। उसको घर बुलाया जाएगा, घर को सजाया चमकाया जाएगा, 20 तरह के पकवान बनेंगे, मेरे लिए कपड़े फाइनल होंगे कि मैं क्या पहनूंगी। इन सब से बचने का एक ही तरीका था, ठीक है मिल लूँगी, लेकिन यहाँ घर पर नहीं, बाहर। मम्मी तो मानने ही वाली थी, लेकिन बुआ भी तो थी, तुरंत भड़क गई। बस फिर क्या था, एक शर्त इधर से एक उधर से। अंत में ये तय हुआ कि लड़का यानी विनय पहले घर पर आएगा, उसके तुरंत बाद हम लोग बाहर चले जाएंगे। इतवार की सुबह इतनी चुस्त तो कभी होती नहीं थी जितनी थी। हालांकि विनय के साथ केवल चाय नाश्ता ही होना था तो उतना सिर दर्द नहीं था। थोड़ी ही सफाई हुई, थोड़ा ही हल्ला मचा। पापा ने अपने पास बुलाकर बस इतना कहा, देखो गुंजन, विनय से तुम्हारी जो भी बात हो, बस इतना ध्यान रखना कि वो तुम्हारे भाई के साथ काम भी करता है। हाँ, तो मैं कौन सा भद्दा मजाक करने वाली थी उनके साथ। पापा से शुरू हुआ हिदायत का सिलसिला मम्मी और बुआ तक बढ़ता चला गया, जब तक मैंने खींचकर रोक नहीं दिया। अरे ठीक है, 2 लोग मिलकर बात करेंगे, इसमें इतना टेंशन क्यों लेना है? क्या वो लड़का भी इतना परेशान होगा? मम्मी ने राज खोला, नहीं, उसको तो पता भी नहीं है कि वो यहाँ क्यों आ रहा है। तुम्हारे भाई ने कुछ सामान भेजा है, वही देने आ रहा है। ये तो नया ट्विस्ट था कहानी में। मैं तो दंग रह गई थी। जब वो लड़का सच्चाई जानता ही नहीं है तो मैं कैसे उसके साथ बाहर जाकर बात करूँगी, और क्या बात करूँगी। इससे पहले कि इस बारे में और ज़्यादा बात होती, डोरबेल बज चुकी थी। उसके आने के करीब 20 मिनट बाद मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। हेलो, मुझे देखते ही वो मुस्कुराकर बोला। जवाब देते हुए उसको ध्यान से देखा। हल्की दाढ़ी, मूछें, काले फ्रेम का चश्मा, ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स, चेहरे पर संजीदगी, कुल मिलाकर आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व। हम सब लोग इधर उधर की सामान्य बातें कर रहे थे। वो बात अलग थी कि बीच बीच में बुआ मेरी ओर देखती, फिर उसकी ओर, उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर छत की ओर देखती। मेरे लिए हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। तब तक मम्मी ने चाय का प्याला विनय की ओर बढ़ाते हुए मुझसे कहा, गुंजन, विनय पहली बार लखनऊ आया है, घुमा लाओ। उसको चिकनकारी का सामान लेना है। तुमको तो पूरा आइडिया है कहाँ क्या मिलेगा। अच्छा, ये तरीका निकाला इन लोगों ने। मुझे ये नहीं समझ आया कि विनय ने सचमुच शॉपिंग की बात की भी थी क्या। बुआ, आप भी चलिए, आपको एक कॉटन साड़ी लेनी थी ना। न चाहते हुए भी मैं अपने आप को ये कहने से रोक नहीं पाई।
सबके चेहरे देखने लायक थे। मम्मी पापा ने एक दूसरे को घूरा था। बुआ तुरंत अपना घुटना सहलाते हुए मना करने लगी थी। बस विनय के भाव छुपे रह गए। वो फ़ोन में कुछ देख रहा था। कार में बैठते ही मैंने विनय से पूछा, ये कार किसकी है? मेरे रिलेटिव रहते हैं यहाँ, उनकी कार है, उन्हीं के घर रुका हूँ। मन में आया पूछ लूँ तो उनके साथ जाकर घूमते लखनऊ। खैर सामान्य बातें रास्ते में होती रही। 2-3 जगह घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसको कोई ख़ास शौक़ है नहीं पुरानी इमारतें देखने का। मैंने खुद ही पूछ लिया, सीधे शॉपिंग पर चलें? हाँ, पहले कहीं कॉफ़ी पी लेते हैं। एक बात तो थी, उसके साथ बात करना बहुत सहज था। किसी भी मुद्दे पर बहुत आसानी से अपनी बात कहना तो उसका गुण था ही। सामने वाले को भी कहने का पूरा मौका देता था। मेरी पढ़ाई लिखाई, पुराने जॉब के बारे में काफ़ी कुछ पूछने के बाद उसने अचानक पूछा, आप हमेशा ही गुस्से में रहती हैं या आज कुछ खास है? सॉरी अगर आपको कुछ ख़राब लगा तो। मैं गुस्से में नहीं हूँ। कुछ कहा क्या मैंने ऐसा? तब तक वेटर कॉफ़ी के बड़े बड़े मग के साथ एक कागज़ भी रख गया था जिसमें नए साल पर होने वाली पार्टी की जानकारी दी गई थी। मैंने पढ़ते हुए खींचकर कहा, पता नहीं, न्यू ईयर के साथ हैप्पी क्यों जोड़ देते हैं? सबके लिए नया साल अच्छा हो, ज़रूरी तो नहीं। यही इसी गुस्से की बात मैं कर रहा था। जब से मिला हूँ आपका मूड उखड़ा हुआ सा लग रहा है। मैं एक पल के लिए झिझकी। उसके बाद सब कुछ बताती चली गई। कैसे ऑफिस में लोगों की छटनी हुई, कैसे जॉब चली गई, हताशा ने आकर घेर लिया, कुछ भी अच्छा लगना बंद हो गया। सब कुछ बता दिया। ये सब लाइफ का पार्ट है गुंजन। उसके इतना कहते ही मुझे और खींच हुई। कहना आसान है, जो झेलता है वही समझता है। घर में भी यही एटीट्यूड है सबका। नौकरी गई तो क्या हुआ, और भी बहुत कुछ है करने के लिए। मेरा इशारा मेरी शादी की बातचीत की ओर था। यही तो हो रहा था घर में। इधर मैं नौकरी ढूंढने के लिए परेशान हूँ, उधर घर में सबको यह लग रहा था कि चलो शादी ही कर देते हैं। हालांकि यह सब विनय से मैं खुलकर कह नहीं पाई, क्योंकि उसको तो पता भी नहीं था कि हम दोनों क्यों मिल रहे हैं। चिकनकारी का सामान पसंद करते समय मैंने नोटिस किया कि विनय ने बार बार मेरी पसंद की तारीफ़ की। एक बार कहा भी, आप जो पसंद कर रही हैं वो किसको ख़राब लग सकता है। तब तक थोड़ी दूर पर बैठी एक फैमिली की बातें सुनकर हमारा ध्यान उधर गया। एक लड़की अपनी शादी के लिए शॉपिंग कर रही थी। वहाँ माहौल थोड़ा गर्म था। मैंने उधर देखा ही था कि वो उठकर मेरे पास आई। आप मेरी हेल्प कर देंगी प्लीज़? मेरे साथ घर के बड़े आए हैं। उनकी और मेरी पसंद बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। मुझे अपनी एंगेजमेंट के लिए चिकनकारी का एक गाउन लेना है। और देखिए ना, ये लोग मुझे क्या दिखा रहे हैं। मुझे अटपटा तो लगा, लेकिन मैंने उसको मना नहीं किया। मैंने प्रयास किया कि उसके घर वालों का दिल भी न टूटे और लड़की की पसंद के कपड़े भी सिलेक्ट हो जाए। थोड़ी ही देर में एक गाउन उसको थमाकर मैंने कहा, अच्छा ये पहन कर आओ। जैसे ही वो ट्रायल रूम से बाहर निकली, उसने तो भावुक होकर मुझे थैंक्स कहा ही। उसके घर वालों ने भी मुस्कुराकर अपनी सहमति जताई। आपने तो कमाल कर दिया गुंजन, विनय ने तारीफ भरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। डिज़ाइनर हूँ, यही पढ़ा है, इसी फील्ड में काम किया है, इसमें इतनी तारीफ की कोई बात नहीं। जब हम लोग शोरूम से बाहर निकले तब वह फैमिली भी बाहर खड़ी हुई मिल गई। उस लड़की ने आगे बढ़कर फिर से मुझे थैंक्स कहा। उसके वहाँ से जाते ही विनय ने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे भीतर तक अखर गया। वैसे सही कहते हैं आपके घर के लोग, नौकरी के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जिसमें खुश रहा जा सकता है। यह कहते हुए विनय ने उस लड़की की ओर इशारा किया। मैं समझ गई यहाँ भी बात मेरी शादी की हो रही है। मैं किसी तरह अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए थोड़ी देर ही रुकी और बुझे मन से घर चली आई। घर पहुँचते ही सबकी आंखों में एक ही सवाल था, जिसका जवाब मेरे चेहरे पर साफ लिखा था। पापा ने कुछ पूछा नहीं। रात में खाना खाने के बाद मम्मी और बुआ मेरे कमरे में आकर माहौल बनाने लगी थी। मैंने अपनी बात साफ साफ कह दी। बुआ, मैं जिस लड़की को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखती हूँ वो विनय जैसा नहीं है। मुझे एक दोस्त चाहिए जो मेरे सपनों को, मेरे तौर तरीकों को समझते हुए साथ आगे बढ़े। उसको तो मेरी नौकरी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही बुआ चिल्लाने लगी थी। भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी, शादी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता है। लड़का इतना अच्छा कमा रहा है,
करना क्या है तुमको? नौकरी करके यहाँ तक भी होता तो ठीक था। उसके बाद बुआ ने मम्मी को समझाना शुरू किया। बात तो पहले ही बिगड़ रही थी, लेकिन अब अति हो रही थी। बुआ झुंझला गई थी। तुम लोगों ने गुंजन को गलत ढंग से पाला है। लड़की की पढ़ाई लिखाई इतनी होनी ही नहीं चाहिए कि बिगड़ जाए। नौकरी का कीड़ा भरा है दिमाग में। मैंने एक लंबी सांस खींची, बुआ को अपने पास लाकर बैठाया, धीरे धीरे उनके हाथ सहलाते हुए कहना शुरू किया। आपने मुझसे अक्सर कहा है, जब फूफा जी चले गए तब आपको बहुत परेशानी हुई, रुपए पैसे की भी हुई, है ना बुआ? आपके पास ऐसी डिग्री होती जिससे आप कमा सकती तो ये सब नहीं होता ना। बुआ चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। मेरी बात चुपचाप सुन रही थी। यह उनके जीवन का कड़वा सच था जो उनके सामने लाना बेहद ज़रूरी था। एक बात और है बुआ, पहले ज़माना कुछ और था। अब सब पढ़ रहे हैं, सब बाहर निकलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में लड़कों की नौकरी ज़रूरी और लड़कियों की नौकरी केवल टाइम पास क्यों मानी जाती है? मैं क्या करूं अपनी पढ़ाई का? इतने सालों मेहनत करके जो हासिल की उस डिग्री में आग लगा दूं? इतना कहकर मैं रोने लगी थी। पता नहीं बुआ को मेरी बात समझ में आई या नहीं, लेकिन उस रात के बाद से मम्मी की समझ में परिवर्तन ज़रूर दिखाई दिया। मेरे लिए इतना ही बहुत था। मैं जिस मानसिक द्वंद्व में थी उसको कोई समझने वाला मेरे घर में है, मेरे पास है, ये राहत की बात थी। इस बीच विनय के 2-3 मैसेज आए। मेरा हाल चाल पूछा। मेरा जवाब हमेशा ठीक हूँ ही रहा, इससे ज़्यादा एक शब्द भी नहीं। ये अच्छा हुआ कि घर में विनय नाम को लेकर बातें बंद थी। मुझे क्या पता था कि अगले कुछ दिनों में ये नाम फिर से इतने बार लिया जाएगा। नए साल के सेलिब्रेशन से तो आपको चिढ़ है, लखनऊ में सन्नाटा रहेगा फिर तो। एक सुबह अचानक विनय का मैसेज आना, और वो भी इस तरह का। सच कहूँ तो मैं अपनी मुस्कान रोक नहीं पाई थी, लेकिन अगले ही पल संभल कर लिखा था। सबके लिए सेलिब्रेशन की वजह अलग अलग होती है। तुरंत जवाब आया था, आपके लिए एक वजह है मेरे पास, बताऊं? कॉल करता हूँ। समय के खेल निराले होते हैं। जिस दिन मैं विनय से मिली थी उसके बाद चिढ़ का एक अलग स्तर था। उसके अगले दिन ये मैसेज आता तो चिढ़ को दुगना कर जाता, लेकिन इतने दिनों बाद मैसेज आना और फिर फ़ोन पर बात होना, समय बहुत कुछ सामान्य कर देता है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपसे कुछ डिस्कस करना था। धड़कन बढ़ गई थी। अब उसकी तरफ से शादी की बात तो नहीं? बोलिए। मेरे कहते ही विनय ने मुझे लखनऊ में हुई बातें याद दिलाना शुरू की। मैंने उससे बताया था कि मुझे डिजाइनिंग का कितना शौक था। उसके बाद चिकनकारी गाउन वाली घटना भी उसने याद दिलाई। सारी बातों को एक साथ रखने के बाद उसने मुझसे अपना डिज़ाइन स्टूडियो खोलने की बात की। मैं तो सपनों में उड़ने ही लगी थी, लेकिन फिर लगा ये सपना ही है बस, ये इतना आसान नहीं होगा। विनय, क्या गुंजन, तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है, तुमने यही पढ़ाई की है, किस काम आएगी वो? जिस फील्ड में तुमने जॉब की है उसी से जुड़ा हुआ है ये सब। पीछे क्यों हट रही हो? बात करते करते वो आपसे तुम पर आ चुका था। मैंने महसूस किया कि मेरे स्टूडियो को लेकर उसका उत्साह दिखावा नहीं था। उसने बहुत सारी जानकारी भी हासिल की थी, एक एक पॉइंट मुझे समझा भी रहा था। अगले 2-3 दिनों तक मैं इसी सिलसिले में कुछ लोगों से मिली। विनय से भी बात होती रही। हफ्ते भर के अंदर ही स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी। मुझे लगने लगा था कि ये सब उतना भी मुश्किल नहीं जितना लग रहा था। रात को विनय को फ़ोन किया तो मेरी आवाज़ में खुशी साफ सुनी जा सकती थी। क्या बात है, आज तो मैडम हंसकर बात कर रही हैं। अच्छा देखो, चिढ़ मत जाना। विनय ने फ़ोन उठाते ही कहा, नहीं चिढ़ूंगी, पक्का। आज बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है, लग रहा है जल्दी ही स्टूडियो का काम शुरू भी हो जाएगा। विनय ने आराम से पूरी बात सुनी। उसके बाद कुछ सोचकर पूछा, पार्टी बनती है इस बात पर? हाँ बिल्कुल, आप जब लखनऊ आएंगे तभी हो जाएगी। एक पल के लिए सन्नाटा रहा, फिर धीरे से जवाब आया, कल मिलो फिर उसी जगह शाम को 8 बजे। इतना कहकर विनय ने फ़ोन रख दिया। मुझे कितना कुछ पूछना था। क्या वो यहाँ लखनऊ में है या अचानक आने का प्लान बन गया? घर क्यों नहीं आ जाते, कहीं और मिलते हैं, वहीं पर क्यों? इनमें से कुछ भी मैं पूछ नहीं पाई। हालांकि जब घर से निकल रही थी तब याद आया कि आज तो उसके कैफ़े में न्यू ईयर की पार्टी मनाई जा रही होगी। मेरी मनोदशा पहले जैसी होती तो मैं मना कर देती, लेकिन जब भीतर उजाला हो तो बाहर की रोशनी भी सुहाती है। विनय को कल लंच पर बुला लेना, हम लोग भी मिल लेंगे। जाते समय मम्मी ने जैसे ही कहा मुझे हंसी आ गई।
आपने अभी तक उसे दामाद मानना छोड़ा नहीं। हम दोस्त हैं मम्मी, और तुमने ही कहा था कि लाइफ पार्टनर के साथ दोस्ती वाला रिश्ता होना चाहिए। कहा था कि नहीं? मम्मी ने मुझे मेरी ही बातों में उलझा कर रख दिया था। पूरे रास्ते मैं यही सोचती रही कि आखिर मुझे चाहिए क्या। मान लो मैं आगे बढ़ने के लिए सोचूं भी, जरूरी तो नहीं कि विनय भी यही सोचे। इसी उस उधेड़बुन में जैसे ही कैफे की पार्किंग में कार लगाई, थोड़ी दूर पर ही हाथ में सफ़ेद फूलों का गुच्छा लिए विनय दिखाई दिया। मैं कार के भीतर ही बैठी रही, एकटक देखती रही। लंबा सा सफ़ेद कोट पहने हुए, बार बार घड़ी में समय देखता हुआ वो लड़का किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार हो सकता था। हाय, दूर से ही मैंने हाथ हिलाया। लेट हो गई है मैडम। लेट तो मैं हो ही गई थी, कितना कटकर रही मैं, पता नहीं इस बीच क्या क्या हो गया हो। विनय का जुड़ाव कहीं और कहाँ खो गई। चलो ऊपर चले, टेरेस पर पार्टी है। वहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही था। सफ़ेद फूलों और सफ़ेद ही कपड़े से पूरी सजावट की गई थी। कुर्सियाँ, मेज, सब कुछ सफ़ेद। मैंने देखा अधिकतर लोग सफ़ेद रंग के ही कपड़े पहने हुए थे। क्या ड्रेस कोड वाइट था? आपने भी पहना हुआ है, मुझे भी बता देते ना। सबसे अलग दिख रही हूँ। मैंने आसपास देखते हुए नाराज़गी दिखाई। तुमको बता देता कि पार्टी में आना है तो तुम साफ मना कर देती। वैसे भी तुम कुछ भी पहनकर आती अलग ही दिखती। गिरते तापमान का असर था या विनय की बातों का? मेरा चेहरा ठंडा हो गया था। कोने की एक टेबल पर बैठे कॉफ़ी की चुस्की भरते हुए सब कुछ कितना भला लग रहा था। बस मेरे मन के भीतर एक दुख था, विनय को गलत समझने का। मुझे लगा कि ये मौका है जब सॉरी बोल देना चाहिए। उस दिन जब हम लोग मिले थे, जब शॉपिंग की थी, मैं अचानक चली आई थी। उसके बाद आपके मैसेज वगैरह को भी मैंने इग्नोर किया। मुझे मुझे इन सब के लिए सॉरी बोलना था। किसी तरह मैं इतना ही बोल पाई थी। विनय ने और कुछ कहने की बजाय सीधे पूछा, वैसे उस दिन हुआ क्या था? मैं नौकरी जाने की वजह से बहुत परेशान थी। घर में सबका कहना था कि नौकरी की टेंशन क्यों लेनी, शादी कर लो। जो बात इतनी इरिटेटिंग लगती है वही बात आपने कह दी थी। तो तब तक वेटर आकर स्नैक्स रखने लगा था। हम चुप रहे। उसके जाते ही विनय ने पूछा, मैंने कब कहा था? मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं हूँ। करियर अपनी जगह है, उसको क्यों इग्नोर करना? मैंने शोरूम के बाहर खड़ी लड़की वाली बात याद दिलाई। वो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, जिसका गाउन पसंद करवाने में मैंने हेल्प की थी। उसकी ओर इशारा करके आपने कहा था न कि मतलब शादी करके भी खुश रहा जा सकता है। मेरे इतना कहते ही विनय के चेहरे पर मुस्कान दिखी। उसके बाद उसकी हंसी नहीं रुकी। मैं चुपचाप कॉफ़ी पीती रही। विनय की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम भी गुंजन, तुम भी ना। विनय ने बस इतना कहा। इसके बाद फिर हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। थोड़ी देर बाद ही उससे बोलते बना, मैंने कहा था कि और कुछ करके भी खुश रहा जा सकता है। मैंने ये नहीं कहा था कि इसकी तरह शादी कर लो। मेरा मतलब था कि जिस तरह तुमने उसका और घरवालों का इंटरेस्ट समझते हुए उसके कपड़े पसंद करवाए, अपने हुनर को पहचानते हुए इसी फील्ड में अपना काम शुरू करो। तभी तो मैंने वो सब तुमको सजेस्ट किया। शर्म से मेरी आंखें झुक गई थी। हुआ क्या था और मुझे क्या लगा था? जिस एक घटना की वजह से विनय ने मेरे लिए इतना बड़ा सपना देखा, मुझे एक नई दिशा दिखाई। उसी घटना का दूसरा पहलू देखते हुए मुझे नकारात्मक घेरती रही। कहते हैं न, कान वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। मेरे लिए विनय की ओर देख पाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। उधर बैकग्राउंड में म्यूजिक की आवाज़ तेज होती जा रही थी। बातें करना भी मुश्किल था। मैं उधर आ जाऊं? विनय ने जोर से पूछा। मेरे हाँ कहते ही वो बगल में आकर बैठ गया। तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? इतना कुछ खराब मैंने आपके बारे में सोच लिया? दरअसल शादी शब्द इतनी हावी हो गया था कि। मेरे इतना कहते ही विनय ने पीछे मुड़कर देखा, जैसे चेक करना हो कि हमारी बातें कोई सुन तो नहीं रहा है। एक बात पूछूं गुंजन? उठकर चली मत जाना प्लीज़। नहीं जाऊंगी। विनय के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। थोड़ा रुककर बात बढ़ाई, तुमको अभी भी ये सब मतलब डेटिंग, रिलेशनशिप, शादी की बात, इन सब से प्रॉब्लम होती है? अभी तो तुम करियर को लेकर पॉजिटिव हो। मैं क्या कहती? कैसा सवाल था ये? बहुत सोचकर भी मैं जवाब नहीं दे पाई। सवाल ही पूछ लिया। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? विनय ने थोड़ी देर तक कॉफ़ी मग के हैंडल की ओर देखा, एक बार मेरी ओर देखा, उसके बाद फिर मग पर नज़रें जमा दी। नाराज़ मत होना। एक्चुअली मैं जब पहली बार तुमसे मिला था तब से ही समझ जाओ, तब अब मान लो प्रपोज कर रहा हूँ। मैं अपने आप से सिमटी जा रही थी। बिना एक भी शब्द बोलने को था ही क्या। विनय ने झिझकते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने तुरंत हाथ थाम लिया। मैंने अपनी मम्मी को भी बता दिया है गुंजन, लेकिन तुम्हारी फैमिली, अंकल, आंटी, बुआ, वो लोग आसानी से मानेंगे क्या? मैं बताना चाह रही थी कि मेरे परिवार वाले कब से हाथों में फूल लिए खड़े हैं कि हम अग्नि के इर्द गिर्द फेरे ले और वो लोग फूलों की बारिश करें। विनय ने फिर पूछा, मैं आकर मिल लूँ? कब? मैंने हंसी रोकते हुए कहा, कल आ जाइए लंच पर। नए साल का पहला दिन है, नई शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।